नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो है चैप्टर नंबर 72 ऑफ योर इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल में कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 1 to 71 चैप्टर्स हम लोग देख चुके हैं। इन चैप्टर्स में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है अपडेट के साथ तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट को रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, और आज जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो है 72, जिसका टाइटल है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इस चैप्टर्स के अंदर हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, थोड़ा सा अगर रिकेप लें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस कौन कौन से हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, कौन से आर्टिकल्स में इनके बारे में बात की गई है, कब इसको ऐड किया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ये 97th अमेंडमेंट जिसके थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया था। कुछ आर्टिकल लास्ट में देखेंगे हम लोग रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से पता पड़ रहा है कि भाई एक ऐसी सोसाइटी होती है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अपना जो भी सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो सब इन्वेस्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर गोल के लिए। और ये जो गोल होता है उनका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, साथ साथ में सोशल वेलफेयर भी करना होता है। कोई भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें और कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही फ़र्क है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करती, ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, सोशो इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए भी काम करती है। तो ये हमें फ़र्क देखने को मिलता है बिटवीन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो देखिए, अगर हम बात करें कब इसको ऐड किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो 2011 के अंदर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। यानी 97th टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे 2011 में। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके स्टेटस को डेवलप्ड उनको किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 चेंजेस देखने को मिले हमको बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। सबसे पहले एक नया पार्ट ऐड किया इन्होंने, पार्ट 9B। इस पार्ट 9B के अंदर अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 243ZS से लेकर के आर्टिकल 243ZT तक इसके अंदर ऐड किया गया। ठीक है, इससे पहले के आर्टिकल आप देखेंगे 243 खास करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपने अगर पढ़ा और म्यूनसिपाल्टीज़ पढ़ी हो, अर्बन लोकल बॉडी एंड रूरल लोकल बॉडी, ठीक है, तो इस सेम आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पर वो आर्टिकल 243 से लेकर के 243J, देन 243J से लेकर के Z तक देखने को मिलते हैं। तो वो आपने पढ़ा होगा आई होप, और हमने भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ है आप पिछले लेक्चर्स जाके उसको रिफ़र कर सकते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपाल्टीज़। ठीक है, तो उसी के जस्ट आगे जो है ये पार्ट 9B के अंदर ही क्या किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2011 में ऐड किया गया 243ZS से लेकर के 243ZT तक। पहला चेंजेस ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। दूसरा, फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 19 को ऐड कर दिया गया। ठीक है, स्पेसिफिक अगर हम बात करें आर्टिकल 19, देन आर्टिकल 19 के अंदर भी प्रोविजंस है, हम लोग देखेंगे आगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C के अंदर इसको रखा गया। फिर आर्टिकल अगर DPSP की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो उसके आर्टिकल 43B के अंदर क्या किया गया, ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। तो भाई एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, लेटर ऑन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया कब, 2011 में, और फिर उसको क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। 3 चेंजेस किए गए, एडिशन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले तो चीज़ पार्ट 9B ऐड किया गया, इसके अंदर आर्टिकल 243ZS से लेकर के ZT। देन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या किया गया, सब्ज्यूम किया गया है। देन DPSP के अंदर आर्टिकल 43B देखने को मिलता है जो किसके बारे में बात करता है, हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। तो इतनी चीज़ें एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ रखा गया इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। ऑलराइट, इसके बाद देखिए, अगर हम देख रहे हैं, हमने देखा कि भाई 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पार्ट 9B ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात की गई। तो ये पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहला प्रोविज़न की हम बात करते हैं, इनकॉर्पोरेशन, किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क कर सकती है उसके रिगार्डिंग भी क्या किए गए, इसी 9B के अंदर कुछ प्रोविज़न एडअप किए गए। वो कौन कौन से प्रोविज़न है, पहला आता है प्रोविज़न रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़।
इस प्रोविज़न में बोला जाता है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, वो क्या करेंगे, प्रोविज़न लेके आएंगे रिगार्डिंग द इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन इन द बिल्डिंग अप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। किस बेस पे होगा, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंट्री फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक मेंबरशिप कंट्रोल होगा, वहाँ पे मेंबर जो हैं उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन देखने को मिलना चाहिए, और ये सोसाइटीज़ क्या ऑटोनोमसली फंक्शन करेगी, किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करेगी। तो पहली ये चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर को, तो याद रखना पार्लियामेंट के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो हम बात करेंगे। पर अगर विद इन स्टेट कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उसकी जिम्मेदारी किसको है, लेजिस्लेशन को, वो भी स्टेट लेवल की, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं या विधानसभा भी हिंदी में कहते हैं। ऑलराइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नंबर्स की बात करें और टर्म्स ऑफ मेंबर्स की बात करें बोर्ड के मेंबर्स की, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या ऐसे प्रोविज़न रखे गए। तो देखिए ये जो नंबर, ये भी किसको डिसाइड करने, कितने नंबर्स होंगे, बोर्ड मेंबर्स कितने होंगे, ये भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसाइड करेगी। ठीक है, बोर्ड के अंदर कितने लोग होंगे, तो भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसाइड करना है। मैक्सिमम लिमिट होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर्स की, वो कितनी है, तो भाई 21 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो डायरेक्टर्स के नंबर्स होंगे वो 21 से एग्जिट नहीं होने चाहिए, एक्सिड नहीं होने चाहिए, ये भी इंश्योर करना है किसको, स्टेट लेजिस्लेचर्स को। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर शेल प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द 1 सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, और 2 सीट किसके लिए होगी, तो वुमेन के लिए रिजर्व की जाएगी, किसके अंदर, एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे इस कैटेगरी के लोग देखने को मिले। तो ये रिजर्वेशन भी याद रखना है, एससी के लिए एक, एसटी के लिए एक और 2 वुमेंस के लिए सीट रिजर्व की जाएगी। इसके अलावा टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें इलेक्टेड मेंबर्स की, तो वो क्या होने वाला है, तो शेल बी द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। एक बार इलेक्शन होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, फिर जो मेंबर्स होंगे वो 5 साल तक उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेड, मेंबर्स और चेयरमैन के तौर पर रहेंगे। 5 साल बाद वापस से होंगे इलेक्शन, देन यानी पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। और ये चीज़ें कौन इंश्योर करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। तो सारी चीज़ें किसको दी गई है, कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर ही ये चीज़ें इंश्योर करेंगे क्या, कि भाई को ऑप्शंस, अगर पर्सन का बात करें कि बाहर से मेंबर्स भी क्या किए जा सकते हैं। एक तो देखो डायरेक्टर्स हैं 21 से ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा रिजर्वेशन 1 एससी एसटीज़ और 2 वुमेंस के लिए होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे कोऑप्ट पर्सन को भी इसमें क्या किया जा सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐड किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी किन पर्सन को, भाई ऐसे पर्सन है जिनको बैंकिंग की फील्ड में, मैनेजमेंट की, फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, तो ऐसे मेंबर्स को ऐसे मेंबर ऑफ अ बोर्ड के तौर पे भी क्या किया जा सकता है, सिलेक्ट किया जा सकता है। बट द नंबर ऑफ अ सच ऑप्टेड मेंबर शेल नॉट बी एग्जिस्ट 2। ठीक है, 21 तो डायरेक्टर होंगे, पर ये जो एडिशनल मेंबर हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस में, उनके नंबर 2 से ज़्यादा एडिशनल नहीं होने चाहिए, यानी 21 ये मैक्सिमम और 2 ये मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा ये नंबर नहीं बढ़ने चाहिए। बट ये जो एडिशनल मेंबर होंगे इनको याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बात करने का, डिबेट, डिस्कशन, अपनी सलाह मशवरा देने का राइट है, पर राइट टू वोट नहीं है। राइट टू वोट क्या इन 2 मेंबर के पास नहीं है, क्योंकि ये लोग स्पेशलाइज मेंबर हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या है, नॉमिनेट करके डायरेक्ट बिठा देती है। ठीक है, प्लस एक और चीज़ याद रखनी है, जो फंक्शनल डायरेक्टर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सेल ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ अ बोर्ड एंड सच अ मेंबर शेल नॉट बी एक्सक्लूडेड, हो गया, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि जब ये 21 डायरेक्टर्स की हम बात करेंगे तो जो फंक्शनल डायरेक्टर होंगे ना उनको ये 21 में शामिल नहीं किया जाएगा, ये एडिशनल डायरेक्टर होंगे, क्योंकि फंक्शनल लेवल पे काम कर रहे हैं, ये डायरेक्टर डिसीजन ले रहे हैं और ये एक्चुअल में उसको फंक्शन कर रहे हैं, तो ये उसमें नहीं इंक्लूड होंगे। ठीक है, शेल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर। 21 मैक्सिमम डायरेक्टर्स होना चाहिए, 2 एडिशनल मेंबर जिनको फाइनेंस के अंदर, मैनेजमेंट की फील्ड में एक्सपीरियंस है, उनको भी रखा जा सकता है, इनके पास राइट टू वोट नहीं होंगे। प्लस जो फंक्शनल डायरेक्टर होगा वो 21 में इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड होगा, यानी कि वो एडिशनली काम करेगा। तो ये चीज़ें भी हमको पता रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शंस की, भाई किस तरीके से इलेक्शन होंगे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। तो इलेक्शन जो है वो क्या है, टाइम टू टाइम होने चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ द एग्जिस्टिंग बोर्ड। भाई एक सिविल सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इलेक्शंस हो गए, कंटिन्यू चल रही है। दूसरे इलेक्शन जो हैं वो ये जो पर्टिकुलर क्या है सोसाइटी है, ये जो इलेक्टेड बॉडी है, इसकी एक्सपायरी से पहले ही क्या ये सेकंड इलेक्शन हो जाने चाहिए, ताकि ये एक्सपायर होने के बाद सोसाइटी के अंदर जो मेंबरशिप है, डायरेक्टरशिप है, वो खाली ना रहे, ये सोसाइटी आगे से कंटिन्यू कर सके, ये मेंबरशिप ले सके और सोसाइटी को प्रॉपरली फंक्शन
कर सके, तो ये भी चीज़ें हमको इंश्योर करनी है। इलेक्शंस के सुपरिटेंडेंट, डायरेक्शन और कंट्रोल की जब हम बात करते हैं और इलेक्टर रोल प्रिपेयर करने की, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी बॉडी के पास आएगी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी। तो ये भी याद रखना है, सारी पावर इन शॉर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के पास देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि भाई प्रोविज़न रिगार्डिंग द सेपरेशन एंड द सस्पेंशंस ऑफ द बोर्ड एंड द इंटरनल मैनेजमेंट, तो देखिए सबसे पहला, कोई भी बोर्ड है शेल बी सस्पेंडेड एंड कीप्ड अंडर द सस्पिशन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 मंथ। भाई 6 मंथ से ज़्यादा बोर्ड को आप कंटिन्यू क्या है, सस्पेंड नहीं रख सकते। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे केस होंगे, भाई सीधी सी बात है, अगर कोई सोसाइटी फंक्शन कर रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 6 मंथ से ज़्यादा अगर बोर्ड के मेंबर्स लोग सबको सस्पेंड रहेंगे तो वर्क कैसे कर पाएगी। तो मैक्सिमम 6 मंथ का पीरियड विद इन विच इलेक्शंस हो गए, वापस से न्यू मेंबर आ जाने चाहिए, कार्रवाई उन पे जो पुराने मेंबर्स हैं उन पे ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कौन से ऐसे केस होंगे जिनमें इन लोगों को सस्पेंड किया जा सकता है, अगर इन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट किया है, अब परफॉर्मेंस करने में अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो क्या नेग्लिजेंस दिखाई है, कोई भी ऐसा एक्ट कमिट किया है, ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, या फिर इन्होंने कोई ऐसा अवरोध पैदा किया है फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड में, ठीक है, या फिर कोई इलेक्शन बॉडी जो है वो प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट कराने में फेल हुई है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द स्टेट एक्ट, तो भी क्या है, इन लोगों को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है फॉर द पीरियड नॉट एग्जिस्टिंग 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा के टाइम के ड्यूरेशन के लिए नहीं, विद इन 6 मंथ नए इलेक्शन करा दो या तो फिर नए मेंबर्स को वहाँ पे इलेक्ट करके बिठाओ। तो ये चीज़ें हैं। हाउएवर याद रखना है, द बोर्ड ऑफ एनी सच कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट सुपरसीडेड और केप्ट अंडर द सस्पिशन। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं कि भाई जो इलेक्शंस हैं, अगर इन मेंबर्स को सस्पेंड किया है तो मैक्सिमम 6 मंथ, विद इन 6 मंथ क्या है, नए से इलेक्शंस हो जाने चाहिए और नए मेंबर आ जाने चाहिए, या फिर इनके ऊपर जो भी चार्जेस है वो प्रूव होते हैं तो इनको हटा दो, नहीं होते तो फिर इनकी कंटिन्यूएशंस भी की जा सकती है। तो सस्पेंशन के रिगार्डिंग पावर भी हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, देन ऑडिट की बात करें, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी की किस तरीके से ऑडिट्स होती है, तो भाई स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो स्टैंडर्ड नक्की करते हैं कि भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको किस तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है, और जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं वो जब एंड हो जाता है, ठीक है, तो ईच फाइनेंशियल ईयर के एंड के अंदर क्या है, जनरली इनके अकाउंट का ऑडिटिंग होता है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, एक्सपीरियंस क्या होगा ऑडिटर का, ठीक है, ये सारी एलिजिबिलिटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो तय करते हैं। एवरी सोसाइटी सेल है द ऑडिटर ऑडिटेड बाय एन ऑडिट और द ऑडिटिंग फर्म, जो अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, लेकिन ये जो ऑडिटर्स होंगे या ऑडिटर फर्म्स होंगी उनको अपॉइंट करा जाएगा फ्रॉम अ पैनल अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, एक पैनल डिसाइड करेगी, इन पैनल्स में से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के विद इन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेंगे, कुछ ऑडिटर को सिलेक्ट करेंगे, और ये सिलेक्ट करने के बाद भी इन ऑडिटर के नाम स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसके विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर क्या करना होता है, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑडिट करनी होती है इन मेंबर्स को, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही डिसाइड किए गए हैं, अप्रूव किसके द्वारा किए गए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। फिर इनकी जो रिपोर्ट होती है फाइनल ऑडिट करने के बाद वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको कहाँ रखती है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उसको रखती है। तो कोऑपरेटिव की रिपोर्ट भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जाती है, किसके थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये भी हमें याद रखना है कि भाई ऑडिट मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिल जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी। इसके अलावा इनकी जनरल बॉडी ऑफ मीटिंग की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटर में प्रोवाइड दैट द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल बी कंडक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कोई एक फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, उसके विद इन 6 मंथ के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे जनरल बॉडी मीटिंग हो ही जानी चाहिए, और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो गाइडलाइंस रेडी करेगी, जिसके थ्रू क्या है सभी को क्या करना है, अपनी जनरल मीटिंग्स तो कन्वीन करवानी है, ताकि पता तो चले भाई एनुअल लेवल पे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर चल क्या रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मेंबर्स को। ठीक है, तो ये चीज़ों के लिए। इसके अलावा राइट्स क्या होते हैं मेंबर के इन्फॉर्मेशन गेट करने के रिगार्डिंग, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रोवाइड कर सकती है एक्सेस टू एवरी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसके फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में, इन्फॉर्मेशन या फिर अकाउंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको मिलेगी, मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो ये भी चीज़ें कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव इंश्योर करता है। इसके अलावा जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो रिटर्न्स क्या है, एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी
उनको क्या है, फाइल करने अपने रिटर्न विद इन द 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, कोई भी फाइनेंशियल ईयर है, फॉर एग्जांपल 1 मार्च से स्टार्ट हो जाता है फाइनेंशियल ईयर इंडिया के अंदर। ठीक है, और कब तक जाता है, तो भाई अगर हम बात करें 1 अप्रैल से होता है, सॉरी फॉर देट, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। ये जैसे ही ख़त्म होता है उसके विद इन 6 मंथ के अंदर उनको ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करवानी होती है, प्लस उनके जितने भी रिटर्न्स हैं वो भी उनको सबमिट करवाने होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को, क्या, विद इन द 6 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, किस मैटर्स के अंदर ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, क्या बात करें हम रिटर्न्स की, जब बात करते हैं तो दिस रिटर्न शेल इंक्लूडेड इन द मैटर्स ऑफ, कौन कौन से मैटर्स होंगे जिसमें रिटर्न होंगे, एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़, किस तरीके से एक्टिविटीज़ की जा रही है मेंबर्स के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा, उसकी ऑडिट स्टेटमेंट क्या है, प्लान ऑफ सरप्लस डिस्पोजल, किस तरीके से जो जनरल बॉडी ने अप्रूव किया है, सरप्लस अमाउंट जो क्या हुआ है प्रॉफिट मेकिंग में हुआ है तो उसको क्या प्लान है, किस तरीके से उसको कंजर्व किया गया है, लिस्ट ऑफ द अमेंडमेंट टू द बाय लॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अलावा डिक्लेरेशन है रिगार्डिंग द डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ इट्स जनरल बॉडी मीटिंग, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैसे हुआ, जनरल बॉडी मीटिंग कैसे हुई तो उसकी डेट वगैरह भी डिक्लेयर करनी है। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्टेट लेजिस्लेचर ने उनको बोला है एक्ट के थ्रू, और वो इन्फॉर्मेशन भी उनको ये रिटर्न्स के साथ साथ फाइल करनी होती है, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ क्या होती है, अगर किसी ने कुछ इस तरीके का एक्ट किया तो क्या क्या पेनल्टीज़ होती है, तो ये भी स्टेट लेजिस्लेटिव जो है इसके रिगार्डिंग क्या है प्रोविज़न बनाएगी कि कोई भी ऑफेंसेस है रिलेटिंग हो गया टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और पेनल्टीज़ क्या होगी सच ऑफेंसेस की वो भी वही डिसाइड करेंगे। ठीक है, और इस तरीके का जो लॉज हैं वो इंक्लूड करना चाहिए द कमीशन और ओमिशन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस, क्या कि भाई देखिए व्हेन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विलफुली मेक अ फॉल्स रिटर्न और द फर्निश द फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बना के लॉ बना के उनको पनिश करेंगे। कोई भी ऐसा पर्सन है वो विलफुली डिसोबे कर रहा है सम्मन रिक्विजिशन एंड द ऑर्डर इशू बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो भी उनको पनिश किया जाएगा। कोई एम्प्लॉई है या एम्प्लॉयर है जो कि बिना सफिशिएंट कॉज के फेल करता है टू पे द कोऑपरेटिव सोसाइटी द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज़ विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, तो उसको भी पनिश किया जाएगा। याद रखना, कोई भी एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहा है, जो पेमेंट उसको एम्प्लॉय की प्रोवाइड करनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, वो विद इन अ 14 डेज तक अगर नहीं करता है तो भी उसको पनिशमेंट देने का हक है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसके अलावा एनी ऑफिसर्स हु विलफुली फेल्स टू हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ बुक अकाउंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कैश सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन बिलोंगिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसको भी पनिश किया जा सकता है। और कोई पर्सन जो एडॉप्ट करता है करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, तो भी उसको क्या है पनिशमेंट दी जा सकती है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, यानी कि लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या होती है एप्लीकेशन ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो देखिए ये जो प्रोविज़न है इस पार्ट का, इट शैल बी अप्लाई टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट मे बी रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, और सेंट्रल लेजिस्लेचर इन केस ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो भाई मल्टी स्टेट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, तो इनका जुरिस्डिक्शन अगर ये विद इन स्टेट भी हो सकती है ना भाई, और बिटवीन टू स्टेट भी हो सकती है। तो ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है भाई, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टीपल स्टेट के अंदर स्प्रेड हुई है, तो उसका जुरिस्डिक्शन जनरली हमको क्या देखने को मिलता है, पार्लियामेंट के पास देखने को मिलता है, सेंट्रल एक्ट के थ्रू उसको गवर्न किया जाता है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, कि भाई स्टेट का एक्ट है, स्टेट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, उस एक्ट को क्या यूनियन टेरिटरी में अप्लाई किया जा सकता है, बट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, और प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू करेंगे, उसके थ्रू वो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो लॉ है वो यूनियन टेरिटरी को भी अप्लाई किया जा सकता है, बट प्रेसिडेंट की अनुमति की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ की बात करें हम, तो भाई ऐसा लॉ जो 2011 से पहले था कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग, ठीक है, which is inconsistent with the provision of this part shall be continued to be in a force until the amendment or repeal or until the expiration of the 1 year from a such commencement। ठीक है, कि भाई जो लॉज 2011 से पहले थे रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ही 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में दिया गया, तो इससे पहले के जो एक्ट थे ना वो कंटिन्यू रह सकते हैं। ठीक है, बट कब तक, जब तक कि उसके अंदर कोई चेंजेस यानी कि अमेंडमेंट या रिपील उसको ना किया जाए, या फिर
1 ईयर तक। दोनों में से जो लेस होगा ना तब तक वो एक्ट क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद 2011 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही सारा मैनेजमेंट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का किया जाएगा। तो ये भी एक फैक्ट्स है जो याद रखना है। 2011 से पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग द लॉ थे वो कंटिन्यू रहेंगे 1 ईयर तक, या फिर जब तक उसके अंदर चेंजेस नहीं किया जाए, दोनों में से जो लेस हो। यानी कि मैक्सिमम हम बोल सकते हैं 1 ईयर ही रह सकते हैं। उससे पहले कोई चेंजेस किया जाता है तो पहले भी उसको चेंज करके 11 के अकॉर्डिंग ही चल शिफ्ट हो जाएगा वो मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, बट उससे पहले भी किया जा सकता है। तो मैक्सिमम पीरियड हम बोल सकते हैं 1 ईयर, ठीक है, इनडायरेक्टली। ऑलराइट, तो ये कुछ प्रोविज़न हैं जो पार्ट 9B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या किए गए, ऐड किए गए हैं। ऑलराइट, अब गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपने कब दिया और क्यों दिया, उसके पीछे के रीज़न क्या थे। तो गवर्नमेंट का क्या कहना है कि भाई इन्होंने कुछ ऐसी रीजनिंग दी जैसे कि उनको ऐसा लगता था कि भाई जो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है ना, खास करके हमारे इंडिया में, वो इंडिया की जीडीपी में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है, नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसका वॉल्यूमिनस ग्रोथ भी बहुत हाई देखने को मिल रहा है। जबकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हमको मिले हैं कि भाई इलेक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, पोस्टपोनमेंट ऑफ द इलेक्शन हो रही है डेमोक्रेटिक वे में, ये वर्क नहीं कर पा रही, ठीक है। नॉमिनेटेड ऑफिसर जो ऑफिस बियरर है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है कि जो अकाउंटेबिलिटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसको हमको क्या करना है, एक प्रॉपर वे में स्टैंडर्डाइज करना है। इनएडिक्वेट जो प्रोफेशनलिज्म देखने को मिल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसको कम करना है। पुअर सर्विस डिलीवरी, लो प्रोडक्टिविटी को भी ख़त्म करना है। और हमको इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करना है, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वे में, जिसमें प्रॉपर टाइम टू टाइम इलेक्शंस हो, फ्री एंड फेयर मैनर्स के अंदर, ठीक है। इसीलिए फंडामेंटल रिफॉर्म्स हमको लाने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमने क्या किया, ये 97th अमेंडमेंट किया 2011 में और कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का कहना है। इसके अलावा गवर्नमेंट का और भी कहना है कि भाई ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इसको याद रखना, एंट्री नंबर 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट, 7th शेड्यूल पढ़ा होगा आपने, ठीक है। 7th शेड्यूल के अंदर हमको क्या देखने को, 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 32 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रखा गया है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि भाई कोई भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी जो विद इन स्टेट होगी तो स्टेट लेजिस्लेचर के पावर है कि वो क्या कर सकती है, लॉ इनेक्ट कर सकती है और स्टेट लेवल पे जो सोसाइटीज़ है उनको प्रॉपर मैनेज कर सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना सोशल एंड द इकोनॉमिकल जस्टिस को इंश्योर किया जाए, ठीक है, ताकि क्या है जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी क्या है प्रॉफिट हैं, वो इक्वली सब में डिवाइड किया जा सकता है। सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें, ठीक है, परफॉर्मेंस और क्वालिटी टर्म्स हैं उनमें भी क्या है इंक्रीजमेंट किया जाए। इन सब के चलते क्या किया गया, गवर्नमेंट ने सोचा, बोले हमें 97th अमेंडमेंट लाना है। तो ये भी एक रीज़न माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनको ऐसा लग रहा था कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको डेमोक्रेटिक वे में उसको फंक्शनिंग करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म, ऑटोनोमस और इकोनॉमिकली साउंड मैनर में उनको वर्क करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या किया, ऐड किया था। तो ये कुछ रीज़न है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे कि भाई इन सब रीज़न के चलते हमें क्या करना है, हमने ये 97th अमेंडमेंट किया 2011 के अंदर और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ऑलराइट, इसके अलावा क्या ये वैलिड है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री हम जानते हैं। देखिए 2013 के अंदर एक केस आता है गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। ये केस का नाम होता है राजेंद्र शाह केस। इस केस के अंदर जो हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट, वो क्या बोलती है कि भाई ये जो तुमने 97th अमेंडमेंट किया है 2011 के अंदर, ये क्या है, और इसके थ्रू जो पार्ट 9B ऐड किया है ये अल्ट्रा वायरस है, इनकंसिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, वो प्रोसीजर नहीं फॉलो किए और तुमने बिना प्रोसीजर फॉलो करे क्या किया है, 9B ऐड कर दिया है। कौन सी प्रोसीजर नहीं फॉलो हुई है, तो भाई तुम कर क्या रहे हो, स्टेट लिस्ट के अंदर के सब्जेक्ट को छेड़ रहे हो। तो सीधी सी बात है, इस लिस्ट के अंदर अगर कानून बना रहे हो पार्लियामेंट, तो आपको करना क्या पड़ेगा भाई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव है, उनकी क्या लेनी पड़ेगी, कंसल्ट करना पड़ेगा थ्रू द प्रेसिडेंट। वो आपने नहीं किया, तो इस बेस पे हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 9B है जिसके अंदर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा है, उसको क्या कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं अल्ट्रा वायरस के नाम पे। हम लोग इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं। बाकी आपने जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 क्लॉज C के अंदर फंडामेंटल राइट बनाया है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और 43B के अंदर DPSP
का भी पार्ट बना है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ये ओके। बट ये जो 9 भी आपने ऐड किया ना, विदाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कंसल्ट किए, तो ये क्या है, प्रोसीजर फॉलो यहाँ पे नहीं हुई है, तो हम इसको अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर गुजरात हाई कोर्ट ने ये चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया 97th अमेंडमेंट को, तो गवर्नमेंट कहाँ पहुँच गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँच गई। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट क्या किया, अपहेल्ड किया, यानी कि यस, गुजरात हाई कोर्ट का कहना सही है, एक्सेप्ट एक्सटेंट दैट इट स्ट्राइक डाउन द एंटायरली ऑफ द पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्दर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था कि भाई देखो, गुजरात हाई कोर्ट ने जो कहा वो सही है, इन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किए, बट जो पार्ट 9B है उसके अंदर क्या है, जितने भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ना, उसके लिए क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या कर सकती है, विद इन रख सकती है। ऐसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो विद इन स्टेट है या इंटर स्टेट देखने को मिल रही, तो उनका मैनेजमेंट किसके पास होगा, वो पार्लियामेंट के पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। वो जो पोर्शन है 9B के अंदर वो सही है। बाकी जो स्टेट लेवल की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उसके लिए पार्लियामेंट के पास जुरिडिक्शन नहीं है। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की थी कब, 2021 में। जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने तो क्या किया, 2013 में ओवरऑल पार्ट 9B को ही अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। पर ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया 2021 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रही है, पार्लियामेंट के अंडर आ रही है, उसमें स्टेट का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अमेंडमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट लिस्ट के आने वाले अंदर जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पार्लियामेंट का हिस्सा है ना, वो चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशन है। बाकी मल्टी स्टेट के लिए तो पार्लियामेंट के पास पावर है। ये चीज़ें डिक्लेयर की फाइनली किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के जजमेंट में। और प्रेजेंट स्टेटस यही है कि भाई जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू क्या की जाती है, मैनेज की जाती है। जबकि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट के थ्रू प्रॉपर रेगुलेट की जाती है। ये हमको प्रेजेंट स्टेटस देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। कुछ ये आर्टिकल्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात किए थे, जो पार्ट 9B के अंदर ऐड किए गए थे। ये टोटल आर्टिकल्स 243Z जो कि डेफिनेशन की बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ZI जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसके अलावा रिटर्न्स की बात करते हैं, ऑफेंसेस इन द पेनल्टीज़ की बात करते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ, ये सारी चीज़ें हमने इसी लेक्चर के अंदर प्रॉपर डिस्कस की है। ऑलराइट, तो ये हमारा ओवरऑल लेक्चर रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अगर हम रिकैप करें फाइनली कि क्या क्या बात की हमने इसके अंदर, सबसे पहले हमने बात की भाई क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको याद रखना है। देन पार्ट 9B के अंदर क्या क्या प्रोविजन है अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू, जो इस अमेंडमेंट के थ्रू 97th अमेंडमेंट के थ्रू 2011 में अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए थे। गवर्नमेंट ने क्या क्या रीज़न दिए 97th अमेंडमेंट करने के कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग, क्या ये वैलिड थे या नहीं थे, तो उसमें हमने गुजरात हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का दोनों का जजमेंट देखा। और फाइनली हमने कुछ आर्टिकल्स की बात की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए। ऑलराइट, तो ये हमारा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई होप आपको पसंद आया होगा, चीज़ें जानने को मिलेगी। अगर चीज़ें समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऑलराइट, और याद रखना इससे पहले के चैप्टर्स में भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाके उन लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हैं, उन चैप्टर्स को क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।